एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास के अंदर आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, उस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम जीके जीएस की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं, जो एकदम आपके लिए बिल्कुल फ्री होगी। और आपको इस वीडियो के लिंक को अपने तमाम साथियों तक शेयर करना है, क्योंकि वो भी इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकें। हमारे जितने भी उत्तराखंड और यूपी प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट करा रही है और जो भारत सरकार के एजेंसी करा रही है, उन सब के में एक आपको पता ही है कि जीके जीएस पूछा जाता है। तो उस जीके जीएस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बेहतरीन सीरीज चलाई जा रही है, जो आपके लिए एकदम बिल्कुल फ्री है। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ भी पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका लिंक आगे शेयर कर दें, ताकि सभी हमारे साथी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग इस सब्जेक्ट का हमने नाम डाल दिया इतिहास। तो हम बात करेंगे 22 अक्टूबर 1764 से। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764। 1764 आप लोग जीके जीएस पढ़ने वाले स्टूडेंट या हिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट इस डेट से समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 22 अक्टूबर 1764 से। स्थान था बक्सर। बक्सर जो इस टाइम है प्रेजेंट में बिहार में है, और उस समय में ये एक सूबा हुआ करता था बंगाल, उसके अंदर आता था। जिस बंगाल सूबे की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। तो उस बंगाल सूबे के अंदर प्रेजेंट टाइम का बांग्लादेश, प्रेजेंट टाइम का हमारा पश्चिमी बंगाल, प्रेजेंट टाइम का उड़ीसा और प्रेजेंट टाइम का बिहार झारखंड वाला इलाका, ये सब उस सूबे के अंतर्गत आता था। साथ ही साथ 1764 में अंग्रेजों के पास एक अचानक कह सकते हैं या एक रणनीति के अनुसार एक उत्तर भारत का इलाका उनके कब्जे में आ गया, जो बंगाल से लेकर अवध तक का इलाका था। उस उपजाऊ इलाके पर अंग्रेजों की समझ में नहीं आ रहा था कि उनको करना क्या है। ठीक है, इस समय अंग्रेजों के सामने, आपको मैं बताऊं कि अंग्रेजों के सामने 1764 की परिस्थितियां ये थी कि जो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, वो भी हाथ जोड़े खड़ा था, क्योंकि उसको भी अंग्रेजों ने बहुत जम के मार मारी थी, तो इसलिए वो भी हाथ जोड़े खड़ा था। और जो अवध का नवाब था, जिसका नाम सिराजुद्दौला था, ठीक है, वो भी हाथ जोड़े खड़ा था। साथ ही साथ प्रेजेंट टाइम में जो बंगाल का नवाब था, जिसका नाम मीर कासिम है, वो अपनी जान बचाकर जंगलों की तरफ भाग चुका था। आप इतनी बात समझे? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अपना इतिहास। बंगाल का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे बंगाल का इतिहास। बंगाल का इतिहास, बंगाल का इतिहास। ठीक है, बंगाल का इतिहास शुरू करते हैं। बंगाल का इतिहास, बंगाल का इतिहास हम शुरू करेंगे 1700 ईस्वी से। ठीक है, 1700 ईस्वी से हम बंगाल का इतिहास शुरू करते हैं। 1700 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अंदर, दिल्ली के कुर्सी पर मुगल साम्राज्य का कब्जा था, और उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ करता था। ठीक है, मुगल बादशाह औरंगजेब के साम्राज्य के अंदर जितने भी क्षेत्र आते थे, उनको सूबा कहा जाता था। इन्हीं क्षेत्रों के अंदर एक क्षेत्र का नाम था बंगाल। ठीक है, मुगल साम्राज्य में एक सूबा था जिसका नाम था बंगाल। ठीक हो गया। अब क्या था कि मुगल शासक औरंगजेब ने बंगाल पर नियंत्रण करने के लिए दो प्रकार के अधिकारियों को नियुक्त किया था। पहला अधिकारी जो था, उसका नाम राजस्व अधिकारी था, रेवेन्यू अधिकारी था, रेवेन्यू अधिकारी था। और दूसरा अधिकारी का नाम सूबेदार था, सूबेदार था, सूबेदार था। ठीक है, इन दो शक्तियों का जो अलग अलग किया गया था, इनका मकसद क्या था? राजस्व अधिकारी को औरंगजेब बादशाह ने सिर्फ इसलिए अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था,
कि ये सिर्फ पैसे का, टैक्स का लेन देन देखें, अपना टैक्स का और पैसे का लेन देन ये देखें। साथ ही साथ जो फौज थी, प्रशासनिक मामले थे, उनको सूबेदार नियुक्त किया था या फौजदार नियुक्त किया था। ठीक है, फौजदार और सूबेदार इनको नियुक्त किया था। दोनों ये एक दूसरे के समकक्ष थे, यानी कि दोनों की पावर लगभग लगभग बराबर थी। दोनों एक दूसरे के समकक्ष थे, दोनों की पावर बराबर बराबर थी। दो विभाग इसलिए बनाए थे क्योंकि इसके पास सिर्फ पैसा था, सिर्फ पैसा था, और इसके पास सिर्फ फौज थी। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन में किसी भी सूबे के अंदर विद्रोह करना लगभग लगभग शून्य हो जाता है, क्योंकि अगर राजस्व अधिकारी विद्रोह करेगा तो इसके पास खाली पैसा है, फौज नहीं है, तो ये फौज कहाँ से लाएगा? खाली पैसे से तो विद्रोह होगा नहीं। साथ ही साथ सूबेदार या फौजदार अगर विद्रोह करेगा तो उसके पास फौज तो है मगर पैसा नहीं है। अब बिना पैसे के फौज भी नहीं लड़ेगी, क्योंकि उसको भी खर्चा पानी सबका देखने हैं। इस तरीके से विद्रोह की जो स्थिति थी वो लगभग लगभग जीरो थी। साथ ही साथ 1700 ईस्वी में अंग्रेज ने, सॉरी औरंगजेब ने, औरंगजेब और अंग्रेज डबल डबल सेम ही है। 1700 में औरंगजेब ने जो राजस्व अधिकारी नियुक्त किया था उसका नाम था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, ठीक है। और सूबेदार या फौजदार जो उसने नियुक्त किया था, उसने अपने पौत्र को नियुक्त किया था, यानी कि बेटे को नियुक्त किया था, जिसका नाम था अजीम शान। अजीम शान, ठीक है। अजीम शान इसका सूबेदार था, इसका नाम था। तो अजीम शान जो औरंगजेब का बेटा था, उसने इसको सूबेदार नियुक्त किया था, और मुर्शिद कुली खां को इसने राजस्व अधिकारी नियुक्त किया था। साथ ही साथ अब कहानी में जो ट्विस्ट आता है वो आएगा आपका 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 से एकदम मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर चलना स्टार्ट हो जाता है। चलिए इसको पहले रफ कर देते हैं, उसके बाद इसको आगे समझेंगे। अभी क्लास में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आगे इसको शेयर कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाती है। अब इस पीरियड में 1707 में अचानक मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर चलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा चलता है कि एकदम नीचे ये गिरने जाता है। ट्विस्ट की बात यह है कि 1707 से 1719 तक लगभग लगभग 5 बादशाह इसमें मुगल बादशाह बदल दिए जाते हैं। जैसे पहला बादशाह था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक ये बादशाह बनता है सिर्फ 5 साल के लिए। उसके बाद 1713 से 1713 तक बादशाह बनता है जहांदार, ठीक है। ये सिर्फ लगभग 1 साल के लिए बादशाह बनता है। उसके बाद आता है 1713 से 1719 तक, इसका नाम है फारूक सियार। ये लगभग 6 साल के लिए बादशाह बनता है, इसका नाम है फारूक सियार, ठीक है। जो चौथा आता है हमारा, उसका नाम है रफीउल जाद। 1717 में बादशाह बनता है और कुछ महीने के लिए बनता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला बादशाह आता है उसका नाम है रफीउद्दौला। वो भी 1719 में बनता है और कुछ महीनों के लिए वो बादशाह बनता है। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि 5 साल, ये लगभग 12 साल में 5 मुगल बादशाह यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। इसी की तरह आप लगा सकते हैं कि मुगल पतन कितनी स्पीड से नीचे जा रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर तमाम सारे हमारे वो हुए, जैसे मुगल बादशाह, ये प्रभावी मुगल बादशाह नहीं हुआ करते थे। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो 5 मुगल बादशाह हुए, ये प्रभावी मुगल बादशाह नहीं थे। इनको कैसे बनाना है और कैसे हटाना है, इसकी जो नीति थी वो सैयद बंधु लागू करते थे। सैयद बंधु में एक इलाहाबाद के सूबेदार थे जिनका नाम था
जिनका नाम था सैयद अब्दुल्ला। एक का नाम था सैयद अब्दुल्ला, एक का नाम था सैयद अब्दुल्ला, और दूसरे का नाम था हुसैन अली, हुसैन अली। ठीक है, ये दो सैयद बंधु उस टाइम पर मुगल साम्राज्य में अपनी अपने मुताबिक बादशाह सेट करते थे और अपने मुताबिक बादशाहों को वहां से हटा दिया जाता था। ठीक है, ये इतनी कहानी है। मतलब मेरा कहने का ये है, जब दिल्ली कमजोर हो रही थी, यानी कि जब दिल्ली में बैठा हुआ बादशाह की पावर कमजोर हो रही थी, उस टाइम पर सूबे मजबूत हो रहे थे। ठीक है, उस टाइम पर जो सूबे थे वो अपनी मजबूती पकड़ रहे थे। 1700 ईस्वी में दोबारा आते हैं। 1700 ईस्वी में बंगाल के अंदर औरंगजेब के द्वारा जो राजस्व अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिसका नाम मुर्शिद कुली खां था, वो अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वो दिल्ली की गिरती हुई परिस्थितियों का फायदा उठाकर अपने आप को मजबूत करना शुरू कर देता है। क्योंकि अब हम बंगाल की तरफ लौटते हैं। वो अपनी कंडीशन को दर बदर स्थिर कर अच्छी मजबूत पकड़ में वो आ जाता है। साथ ही साथ 1717 में 1717 में फारूक सियार के समय, मुगल बादशाह फारूक सियार के समय 1717 में मुर्शिद कुली खां बंगाल को अपने नियंत्रण में ले लेता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि बंगाल में अब वो राजस्व अधिकारी के साथ साथ सूबेदार भी बन जाता है। 1717 में फारूक सियार के समय मुर्शिद कुली खां दीवानी के साथ साथ फौजदारी बन सकता है, दीवान के साथ साथ फौजदार भी बन सकता है, और बंगाल की स्थिति को अपने अंतर में नियंत्रण में ले लेता है। ठीक है, अपने नियंत्रण में ले लेता है। अब मुर्शिद कुली खां के पास दोनों शक्तियां थी। जो औरंगजेब ने दोनों शक्तियों को अलग अलग किया था ताकि विद्रोह ना हो सके सूबे के अंदर, अब ये दोनों शक्तियां मुर्शिद कुली खां के हाथ में थी। उसने क्या किया, मुर्शिद कुली खां ने दीवानी और सूबेदारी यानी दोनों पावर उसके हाथ में आ गई। उसने धीरे धीरे अपना कद बढ़ाया और धीरे धीरे उसने 1717 से फारूक सियार के समय से अपना कद बढ़ाना स्टार्ट किया, और बढ़ाते बढ़ाते 1719 से 1748 के बीच में जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है, तो मोहम्मद शाह के समय वो अपनी स्थिति को यानी कि अपने बंगाल सूबे को स्वतंत्र कर देता है। स्वतंत्र करने के बाद वो ऐलान नहीं करता है, घोषणा नहीं करता है कि मैंने स्वतंत्र सूबा बंगाल को स्वतंत्र कर दिया, नहीं तो मुगल फौज उस पर हमला कर देती। वो अंदरूनी तरीके से उसको स्वतंत्र कर देता है और अपने आप को नवाब घोषित नहीं करता है। ठीक है, अपने आप को नवाब घोषित नहीं करता है। अब बंगाल सूबा पूर्णतः स्वतंत्र हो चुका था और मुर्शिद कुली खां के हाथ में था, यानी कि नियंत्रण में था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी स्थिति में मजबूती और की, समझ रहे ना, मजबूती उसने और ये की कि उसने जो उस टाइम बंगाल सूबे की राजधानी ढाका हुआ करती थी, ढाका हुआ करती थी राजधानी ढाका हुआ करती थी, उसने इसको हटाकर अपने नाम पर बनाए हुए शहर में मुर्शिदाबाद में कर दी, मुर्शिदाबाद में कर दी, यानी कि वो अब अपने पूरे नियंत्रण में आ चुका था। ठीक है, अब क्या होता है, मुर्शिद कुली खां का पीरियड यहाँ पर लगभग लगभग समाप्त हो जाता है। वो इसलिए होता है कि मुर्शिद कुली खां 1700 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक ये शासन में रहता है। इसके 10 साल यानी कि 1717 से 1717 1717 तक यह था दीवान बंगाल का। 1717 से 1727 तक ये रहता है दीवान और सूबेदार दोनों, दीवान और सूबेदार दोनों, यानी कि आप कह सकते हैं ये बंगाल का स्वतंत्रता का स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब इसके मृत्यु हो जाती है और इसके बाद में इसका दामाद होता है जिसका नाम सुजाउद्दीन होता है, वो शासक बनता है 1727 से 1739 तक।
उसने कोई ऐसा विशेष काम किया नहीं है, न ही उसको इतिहास में लिखा गया है। बस उसको इसलिए लिखा गया है कि मुर्शिद कुली खां के बाद का ये नवाब बना था। चलिए इसको रफ करते हैं, उसके बाद इसकी आगे की कहानी पढ़ते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है मगर आज हम पूरा बंगाली समाप्त करेंगे इसके अंदर, ठीक है। सुजाउद्दीन के बाद सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है आपकी 1739 में। 1739 से 1740 के बीच में एक नवाब बनता है जिसका नाम होता है सरफराज। सरफराज जो है वो कुली मुर्शिद खां का बेटा होता है, जो एक अयोग्य शासक होता है, ठीक है। इसके अयोग्य शासक के होने के साथ साथ इसी के ही साम्राज्य में यानी कि बंगाल सूबे के अधीन उस टाइम पर पटना आता था। तो पटने का जो डिप्टी सूबेदार था जिसका नाम अली वर्दी खां था, उसने परिस्थिति का अच्छे से फायदा उठाया। उसने क्या कहा, उसने ये किया कि सरफराज के विरुद्ध उसने हमला किया, युद्ध किया। युद्ध का नाम था घेरिया का युद्ध। देखो सब अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस टाइम पर आगे बढ़ने की नीति क्या थी, युद्ध करो आगे बढ़ो। प्रेजेंट टाइम की नीति क्या है, अपने आप को एजुकेशन में सक्षम बनाओ और आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो पटना का डिप्टी सूबेदार जिसका नाम अली वर्दी खां है, जिसका नाम अली वर्दी खां है, अली वर्दी खां है, इसने सरफराज पर हमला किया और एक युद्ध होता है जिसे मैंने बताया आपको, घेरिया का युद्ध। घेरिया का युद्ध के बाद 1740 में अली वर्दी खां नवाब बनता है बंगाल का। ये बनता है 1740 से 1756 तक। 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब बनता है अली वर्दी खां। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आता है, कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि अंग्रेज बंगाल में पहले से ही कारोबार करते थे, पहले से ही वो अपने आप में व्यापारी करते थे और जमीनें खरीदते थे। मगर अली वर्दी खां के टाइम पे कंपनी का अचानक लगभग 60% का सामान का जो भुगतान होता था वो बंगाल से होता था। तो उस डिमांड को और बढ़ा दिया गया अंग्रेजों ने। मगर कुली वर्दी खां ने किसी पर आपत्ति नहीं लगाई, यानी कि मेरे कहने का पर्पज ये है कि कुली वर्दी खां ने अंग्रेजों को छेड़ा नहीं। कुली वर्दी खां का ऐसा स्टेटमेंट है कि वो ये कहता था कि अंग्रेज ऐसे मधुमक्खी के समान है, अगर इनको आप छेड़ोगे तो ये आपको काटेंगे, अगर आप इनको नहीं छेड़ोगे तो ये जब यहाँ से जाएंगे तो आपको मीठा शहद देके जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग ये बात अली वर्दी खां की गलत थी, क्योंकि इसलिए गलत थी क्योंकि उनकी नीयत कुछ और थी, करनी कुछ और थी। ये उनकी नीयत का रिजल्ट जो है अली वर्दी खां के आने वाले वंशजों को भुगतना पड़ेगा। भुगतना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अंग्रेज किसी के सगे नहीं हुए थे। अब कहानी का नेक्स्ट पहलू क्या है, अली वर्दी खां का कोई पुत्र तो था नहीं, 56 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनका कोई पुत्र तो था नहीं। तो अब इनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो इनकी 3 पुत्रियां थी। पहली का नाम घसीटी बेगम, दूसरी का नाम महबूना, तीसरी का नाम अमीना बेगम था। पहली बेटी का नाम घसीटी बेगम, दूसरी बीबी का नाम महमूना बेगम, तीसरी बेटी का नाम, छोटी बेटी का नाम अमीना बेगम। अब अमीना बेगम छोटी थी और अपने पापा की बहुत प्यारी थी। तो अली वर्दी खां ने अमीना के बेटे सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अब जब अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, अब इनकी मृत्यु 56 में हो जाती है, तो इनके अकॉर्डिंग बनाए गए उत्तराधिकारी को ही बंगाल का नवाब घोषित किया जाता है 1556 में। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक ही ये नवाब रहता है।
ठीक है। इसके ही शासनकाल में प्लासी का युद्ध भी होगा, वो भी हम पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। प्लासी का युद्ध होगा, इसका ही सेनापति इसको धोखा देगा, मीर जाफर। फिर अंग्रेज उसको ही बंगाल का नवाब बनाएंगे। मगर ये सब कहानी हुई क्यों? इसके पीछे एक कहानी है। इसके पीछे की कहानी ये है कि सिराजुद्दौला अपने मंत्रियों के साथ दरबार में बैठा था और उसने ऐसा कहा कि जो रेवेन्यू हमें पहले मिलता था प्रदेश में, सूबे में, वो रेवेन्यू अब नहीं मिल रहा है। तो मंत्री बोले, हुजूर, रेवेन्यू इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि एक दस्तक है, दस्तक एक लाइसेंस है जिसको अंग्रेज दिखाते हैं और अपना व्यापार फ्री करते हैं। सिराजुद्दौला ने कहा कि ये दस्तक क्या है? तो मंत्री बोले, सर लंबी कहानी है। सिराजुद्दौला नवाब बोला, बताइए, हम भी फ्री हैं, सुनाइए कहानी क्या है। बताया गया कि मंत्रियों के द्वारा कि 1717 की बात है। मुगल बादशाह फर्रुखसियार बीमार हो गया। ठीक है, नवाब बोला, ठीक है, बीमार हो गया, कोई बात नहीं। बीमार होने के बाद उसको बीमार में एक फोड़ा निकला। सिराजुद्दौला बोला, फोड़ा कहाँ निकला? मंत्री बोले, हुजूर, हम बता नहीं सकते फोड़ा कहाँ निकला, आप समझ जाइए। उसने कहा, ठीक है, ये बताइए दस्तक होता है। उसने कहा, जब फर्रुखसियार बीमार था, इस ना वो बैठ सकता था, ना वो उठ सकता था, ना वो खड़ा हो सकता था। इसकी खबर धीरे धीरे महल से निकलकर अंग्रेजों तक पहुंच गई। एक अंग्रेज जिसका नाम जॉन सरमन था, जिसका नाम जॉन सरमन था, जॉन सरमन था। ये मुगल दरबार यानी कि फारुखसियार के दरबार में आता है और अपने साथ एक डॉक्टर लेकर आता है जिसका नाम होता है डॉक्टर हिमेल्टन। डॉक्टर हिमेल्टन के साथ सरमन एक व्यक्ति को और लेकर आता है जिसे ट्रांसलेटर कहते हैं, क्योंकि इन दोनों की बात बादशाह तक और बादशाह की बात इन दोनों तक आपस में समझ सकें, इसके लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत थी। तो जॉन सरमन एक ट्रांसलेटर लेकर आता है जिसका नाम होता है ख्वाजा सेगुल। ये लोग पहुंचते हैं दरबार में, फर्रुखसियार से बातचीत होती है। डॉक्टर हिमेल्टन फर्रुखसियार का ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद वो उस फोड़े की सर्जरी कर देता है। सर्जरी करने के बाद फर्रुखसियार का इलाज हो जाता है और वो सही हो जाता है। जब फर्रुखसियार सही होता है तो वो कहता है, प्रेजेंट टाइम के अनुसार तुम मुकैम्बो खुश हुआ, मांगो आपको क्या मांगना है। उस स्थिति का फायदा उठाकर सरमन कहता है, हुजूर, हम कलकत्ता में बंगाल में थोड़ा सा व्यापार कर लें। फर्रुखसियार ने कहा, ठीक है, 3000 रुपये जमा करो और आप बंगाल में व्यापार करो। आपको एक लाइसेंस दे दिया जाएगा जिसका नाम होगा दस्तक। आप अपने लाइसेंस को दिखाना जो वहाँ के अधिकारी होंगे और अपना व्यापार करना, आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। सिराजुद्दौला बोला, ठीक है, दस्तक तो कंपनी यूज करेगी, दस्तक तो कंपनी यूज करेगी। बोले, हुजूर, अभी रुको, कहानी अभी और है। सिराजुद्दौला बोला, बताइए। कहा, अंग्रेजों को उस समय के मुगल बादशाह फारुखसियार ने सूरत में 10,000 रुपये देकर व्यापार करने की मंजूरी दी। साथ ही साथ डॉक्टर हिमेल्टन ने फर्रुखसियार का ऐसा फोड़ा काटा कि अब मुंबई बंदरगाह पर भी टकसाल खोल दी गए और अंग्रेजों के सिक्कों को चला दिया गया। नवाब बोला, ठीक है, कोई बात नहीं है, दस्तक का इस्तेमाल तो कंपनी करेगी। मगर मंत्री बोले, हुजूर, कंपनी के साथ साथ अंग्रेज भी इसके पीछे अपना पर्सनल व्यापार करते हैं। नवाब बोला, ठीक है, कंपनी का व्यापार करती है, साथ ही साथ अंग्रेज पर्सनल व्यापार करते हैं, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। मगर जो हमारे भारतीय हैं, जो हमारे बंगाल के हैं, वो हमें रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं, इतना टैक्स नहीं आ रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है? मंत्री बोले, मैं बाप, टैक्स इसलिए नहीं आ रहा है कि जो दस्तक है वो अंग्रेज भारतीय व्यापारियों से कहते हैं
कि आप कितना टैक्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्यापारी कहता है कि मैं 100 रुपये का टैक्स पे करता हूँ, तो हुजूर अंग्रेज कहते हैं कि आप हमें 50 रुपये दीजिए, ये 10 तक ले जाइए, इससे अपना व्यापार कीजिए और हमें वापस कर दीजिए। यानी कि 50 रुपये का आपका फायदा, 50 रुपये का हमारा फायदा। आप नवाब को टैक्स नहीं दीजिए। बोला ओहो, ये बात है। जी हुजूर यही बात है। इसलिए जो पैसा हमारे पास आना था वो पैसा अंग्रेजों के पास जा रहा है। साजिद दिला का माइंड हिला। बोला ओहो, इतनी खतरनाक बात है, कोई बात नहीं। अब क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती है। अब हम धीरे धीरे प्लासी के युद्ध पर आ रहे हैं, 1757 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या करता है, जो फारुखसियार से अंग्रेजों ने कोलकाता के अंदर आसपास के इलाकों के अंदर जो जमीन ली थी, अब इस पर अंग्रेज अपना किला बनाना स्टार्ट करते हैं। जब किला बन रहा होता है उसकी खबर नवाब को मिलती है। किले का नाम होता है फोर्ट विलियम्स। फोर्ट विलियम्स विलियम और इसका वो होता है रॉजर्स ट्रैक, जिसकी ये देख रेख में बनता है। रॉजर्स ट्रैक इस किले का निर्माण का अध्यक्ष होता है। सिराजुद्दौला की फौज आती है, वो इस किले पर हमला करती है और इससे कहती है कि आप लोग व्यापार करने आए थे, किले बनाने नहीं आए थे। क्योंकि इस टाइम अंग्रेज फ्रांसीसियों को हरा चुके थे और अपने ही अलग एटीट्यूड में थे। उन्होंने नवाब की बात नहीं सुनी। नवाब ने क्या किया, किले पर आक्रमण कर दिया। किले पर आक्रमण करने के बाद किले में एक कॉटरी के अंदर, यानी कि एक रूम के अंदर 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कॉटरी में बंद कर दिया। वो दिन था 20 जून 1756। 20 जून 1756 की रात को 146 अंग्रेजों को नवाब, जिसका नाम सिराजुद्दौला है, उसने बंद कर दिया। जब अगले दिन सुबह खोला गया तो 146 में से सिर्फ 23 लोग ही जिंदा थे, बाकी मर चुके थे। इन 23 के अंदर एक अंग्रेज इतिहासकार था जो भी उस टाइम बंद था, उसका नाम था हॉर्नवेल। उसका नाम था हॉर्नवेल। हॉर्नवेल अपनी चर्चा इंग्लैंड जाकर करता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा घटित हुआ है। इसी समय से अंग्रेज और नवाब के बीच तनातनी हो जाती है। दोनों तरफ से युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और युद्ध होता है 1557 को प्लासी का। इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद आगे बताता हूँ। अब क्या होता है, ये कंडीशन होती है जिसे ब्लैक हॉल कहते हैं। ब्लैक होल की कंडीशन 20 जून 1756 को होती है। दोनों ही सेना आमने सामने हो जाती है, युद्ध बंद हो जाता है प्लासी के अंदर। 1757 में प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से उसका सेनापति मीर जाफर और अंग्रेजों की तरफ से उनका सेनापति रॉबर्ट क्लाइव आता है। रॉबर्ट क्लाइव आता क्लाइव आता रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेज मद्रास से बुलाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मद्रास से बुलाते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव आने के बाद सबसे पहले सेटिंग करता है अपनी मीर जाफर से। ये मीर जाफर को इतना लालच देता है कि हम जीतने के बाद तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। तरह तरह के उसको लालच दिए जाते हैं और मीर जाफर अपने ही नवाब से विद्रोह कर देता है। मगर ये विद्रोह ओपनली नहीं था, ये मीर जाफर सिराजुद्दौला के साथ। 1557 में प्लासी के युद्ध में ये क्लियर हो चुका था पहले से कि मीर जाफर हारने वाला है, रॉबर्ट क्लाइव जीतने वाला है, क्योंकि ये लालच की सत्ता के लालच में आ चुका था। कहानी वही हुई, युद्ध के मैदान में
मीर जाफर ने अपने नवाब सिराजुद्दौला को महल जाने को कहा। उनने कहा ठीक है, इनको हम देख लेंगे, आप महल चले जाओ। उसने कहा ठीक है, मेरा सेनापति कह रहा है, चले जाता हूँ। अब मीर जाफर ने क्या किया, रास्ते में जाते जाते ही सिराजुद्दौला का हत्या करवा दी। हत्या करवा दी और यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, क्योंकि जीतना उसका निश्चित था। मीर जाफर पहले से ही उसको वादा कर चुका था, इसलिए सिराजुद्दौला यहाँ पर हार गया और बंगाल का अगला जो नवाब बना वो मीर जाफर बना। 1757 में मीर जाफर बना। और इसी के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद, अंग्रेजों का अधिकार बंगाल पर हो गया। अंग्रेजों का अधिकार, पूर्णता अधिकार मान लीजिए, बंगाल पर हो गया। बंगाल पर हो गया, ठीक, बंगाल पर हो गया। अब कुछ समय बीता, परिस्थितियां दोनों की सेम थी, कंडीशन सेम थी, चल रही थी सरकार ठीक तरह से। अब अंग्रेज क्या करते हैं, मीर जाफर से पैसे की डिमांड करते हैं। उसने कहा मीर जाफर भाई, आपको हमने नवाब बनाया है, अब आप हमें भी कुछ दीजिए। तो मीर जाफर उनको 50 लाख रुपए देता है। मीर जाफर मीर जाफर अंग्रेजों को 50 लाख देता है। अब अंग्रेजों को 50 लाख की मोटर रकम मिलने के बाद अंग्रेजों के दिल में और लालच आया। उन्होंने मीर जाफर से और पैसे की डिमांड की, पैसे की डिमांड की, पैसे की डिमांड की। मीर जाफर पैसे देता चला गया, देता चला गया। एक कंडीशन ये आई कि मीर जाफर अब अंग्रेजों से परेशान हो चुका था। परेशान इसलिए हो चुका था क्योंकि वो इतना पैसा कहाँ से थे। आखिरकार मीर जाफर ने अंग्रेजों को पैसा देना बंद कर दिया। अब अंग्रेजों का दिमाग सनका। अंग्रेजों ने षड्यंत्र करे, तरह तरह की साजिशें बनाई और मीर जाफर को नवाब के पद से हटा दिया। मीर जाफर को नवाब के पद से हटाने के बाद इसी के ही दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया। कहानी आगे समझते हैं, वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके बहुत काम आने वाली वीडियो है, आपको हर एग्जाम में पूछने वाले सवाल आएंगे, लाइक शेयर पक्का कीजिए। अब मीर कासिम यहाँ नवाब बनता है। मीर कासिम नवाब। मेरे प्यारे साथियों, मीर कासिम एक योग्य शासक था। वो पहले से ही अंग्रेजों की ट्यूनिंग को समझता था, वो पहले से ही इनकी पॉलिसी समझता था। वो जानता था कि ये मीर का जाफर को हटाकर मुझसे भी डिमांड कर सकते हैं। उसने सबसे पहले, मीर कासिम ने जो दस्तक लाइसेंस था उसको ही रद्द कर दिया। ये तो अंग्रेजों को भारी पड़ गई। अंग्रेजों ने पैसा वसूलने के लिए मीर जाफर को हटाकर उसी के ही दामाद मीर कासिम को नियुक्त किया और मीर कासिम ने अंग्रेजों के ही लगा दी। उसने दस्तक प्रणाली समाप्त कर दी, दस्तक लाइसेंस ही समाप्त कर दिया। अब इससे अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ, लेने के देने पड़ गए अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गए कि हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई, हमने मीर जाफर को गलत हटाया, मीर कासिम को नवाब बनाया। अब वो मीर कासिम के पीछे पड़ जाते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं, साजिशें होती हैं और मीर कासिम को भी नवाब के पद से हटा दिया जाता है। पुनः मीर जाफर को लाया जाता है बंगाल के नवाब के लिए। मीर जाफर को लाने के बाद जब मीर कासिम हटा, इस बात से मीर कासिम गुस्सा, उसने अपने इस गुस्से का बदला लेने के लिए अंग्रेजों पर आक्रमण करने की सोची। अब वो इस स्थिति में नहीं था कि अकेले अंग्रेजों से निपट सके। उसने क्या किया, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास गया। उसका उनके साथ उन्हें संधि करी, दोनों सेना आपस में मिली। उसके बाद वो मुगल बादशाह, उस टाइम का नाम कई बादशाह बचे थे, मुगल बादशाह, इनका नाम शाह आलम द्वितीय था, उनके साथ संधि करी। यानी कि त्रिगुट संधि होती है, यहाँ पर तीन सेनाएं आपस में मिलती हैं, त्रिगुट बनता है।
तिरिगुड बना। इसमें मीर कासिम, दूसरा शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, इन तीनों का सेना बनती है। इस सेना का जो नेतृत्व करता है वो मुगल बादशाह शाह आलम। अब हमने सबसे पहला जो स्टार्ट किया था 22 अक्टूबर 1764 का दिन आता है। स्थान होता है बक्सर, यानी कि 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में 22 अक्टूबर 1764 को स्थान होता है मेरे प्यारे साथियों बक्सर। ये बक्सर का युद्ध होता है। इस युद्ध में 3 सेनाएं ये थी और साथ में थी अंग्रेज सेना। अंग्रेज सेना समझ रहे हो कंडीशन को। मैंने ये सबसे पहले बार बताया था आपको ऊपर क्लास में स्टार्ट करी तो 22 अक्टूबर 1764, स्थान बक्सर, जगह प्रेजेंट टाइम का बिहार, पहले सूबा था बंगाल। अब अंग्रेजों की तरफ से यहाँ तो पूरी सेना लड़ ली तिरिगुत वाली। अंग्रेजों की तरफ से उनका सेनापति आता है मुनरो। उस टाइम रॉबर्ट क्लाइव को नहीं बुलाया गया था, मुनरो को बुलाया गया था। मुनरो एक योग्य सेनापति था। साथ ही साथ मुनरो एक टेक्निकल भी एक अच्छा बंदा था, टेक्निकल उसको नॉलेज थी। उसने क्या किया, अपनी टेक्निक का उपयोग किया और बक्सर का युद्ध जीत लिया। बक्सर का युद्ध जब अंग्रेज जीते 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत गए। ये तीनों सेनाएं हार गई। अब बक्सर के युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों का संपूर्ण भारत पर कब्जा हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध जीत लिया। बक्सर के युद्ध के जीतने के बाद ही संपूर्ण भारत पर अब अंग्रेजों का कब्जा हुआ। इस युद्ध में शाह आलम द्वितीय पकड़ा जाता है, उसको गिरफ्तार करते हैं और उसको दिल्ली भेज दिया जाता है। ठीक है, उसको दिल्ली भेज दिया जाता है और उसके साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि में अंग्रेज शाह आलम द्वितीय से बिहार, बंगाल और उड़ीसा इसकी फौजदारी और दीवानी दोनों ले लेते हैं। इसकी फौजदारी नहीं, दीवानी ले लेते हैं। साथ ही साथ 1765 में एक शासन लागू होता है जिसका नाम होता है द्वंद्व शासन। द्वंद्व शासन द्वंद्व शासन में क्या था, अंग्रेज सिर्फ रेवेन्यू ले लेते थे, यानी कि रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे, पैसा अंग्रेज लेते थे। और बंगाल का नवाब जो बंगाल के साथ साथ अदर सूबों का नवाब थे वो प्रशासनिक मामले देखते थे, यानी कि उनके पास फौज थी, पैसा नहीं था। इस तरीके से बंगालों ने आपके अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया, संपूर्ण भारत पर कब्जा किया। आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आगे इसको शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दी जाएगी। थैंक यू मेरे प्यारे साथी।